आज का हमारा पॉइंट है कूरनोट का द्वयाधिकार मॉडल। और कूरनोट ने ये माना कि अर्थव्यवस्था में मान लीजिए दो विक्रेता हैं और एक आपका खनिज जल का स्रोत है, और खनिज जल का जो स्रोत है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत शून्य है। और उसमें जब दोनों विक्रेता बाजार में आते हैं तो किसी वस्तु का उत्पादन किस प्रकार से और कितना करेंगे, इस पर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें याद रखिएगा दो सिद्धांत होते हैं, दो प्रभाव होते हैं, वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्रभाव जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रभाव कहलाता है, और प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत आप देखोगे कि जो डायरेक्ट इफेक्ट है, प्रत्यक्ष प्रभाव, इस प्रभाव के अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि जब कोई एक फर्म एक्शन लेगी, ठीक है, एक फर्म कोई एक्शन लेगी तो ये मान लिया जाता है कि बी फर्म उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेगी। बी फर्म उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेगी, ये एजम्पशन है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष प्रभाव का। डायरेक्ट इफेक्ट का प्रभाव का यह है कि जब कोई ए स्ट्रेटजी बनाएगी, देखो एक फर्म क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या बनाती है, क्या होता है, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, दे वांट टू सेल्स देयर, ठीक है, प्रोडक्ट इन द मार्केट। वो अपनी वस्तु का मूल्य ऊंचा रखना चाहते हैं, वो अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कोई एक्टिविटी अपनाता तो ये मान के चलता है कि बी अब कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उस बिहाफ पे बनाता है। ठीक है, अब ये कहलाता है प्रत्यक्ष प्रभाव। और उसी के परिणाम स्वरूप बी कोई एक्शन लेता है, कोई प्रतिक्रिया करता है, तो ये मान लेता है कि ए उसकी प्रतिक्रिया अब नहीं करेगा, वो कोई अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन नहीं करेगा। तो इस प्रभाव को कूरनोट ने प्रत्यक्ष प्रभाव की संज्ञा दी। और प्रत्यक्ष प्रभाव का तात्पर्य होता है कि अगर कोई ए फर्म स्ट्रेटजी बनाती है और ए फर्म स्ट्रेटजी बनाती है तो बी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगी, और बी फर्म कोई अगर स्ट्रेटजी बनाती है, बी फर्म द्वारा कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो ए फर्म कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी या प्रतिक्रिया नहीं करेगी। इस मान्यता को हम लोग प्रत्यक्ष प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो कूर्नो का मॉडल जो है वो प्रत्यक्ष प्रभाव पर बहुत अधिक आधारित है, जबकि चेम्बरलिन का मॉडल जो है आपका, चेम्बरलिन ने जो द्वयाधिकार की समस्या को सॉल्व किया, उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रभाव को स्वीकार किया। और अप्रत्यक्ष प्रभाव ये कहता है कि ए कोई स्ट्रेटजी बनाती है तो ये मान के चलती है कि उसका रिएक्शन बी फर्म भी करेगी। ठीक है, यहां पर ए फर्म ये मान लेती थी कि अगर मैं कोई क्रिया करूंगा तो उसका प्रति उत्तर बी नहीं देगा, लेकिन यहां पर ए मान लेता कि अगर मैंने मूल्य कम किया तो बी फर्म भी मूल्य कम करेगी, और बी फर्म मान लेती कि अगर मैंने मूल्य कम किया तो ए पुनः मूल्य कम करेगा। इस प्रकार बाजार में लगातार प्राइस कम होता चला जाएगा। मान लो स्ट्रेटजी नंबर 1 है और स्ट्रेटजी नंबर 1 के अंतर्गत अगर ए फर्म प्राइस डिक्लाइन करेगी तो बी फर्म भी मार्केट को कैप्चर करने के लिए प्राइस डिक्लाइन करेगी। तो इस प्रकार कंटिन्यू प्राइस डिक्लाइन होता चला जाएगा, दोनों फर्मों को नुकसान होगा। तो ये अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है जब ए की स्ट्रेटजी यानी रणनीति में ये एजम्पशन होती, मान लेती है कि इसका प्रति उत्तर प्रतिक्रिया बी फर्म देगी, बी फर्म करेगी। ठीक है, तो बी फर्म करेगी प्रतिक्रिया। तो इस आधार पर जब कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो इस प्रभाव को अप्रत्यक्ष प्रभाव की संज्ञा देते हैं। और प्रत्यक्ष प्रभाव वो प्रभाव होता है जब ए फर्म कोई स्ट्रेटजी बनाती है, ए फर्म स्ट्रेटजी बनाती है तो ये मान लेती है कि बी फर्म प्रतिक्रिया या प्रति उत्तर नहीं देगी, बी फर्म कोई एक्शन नहीं रिएक्शन करेगा। तो ये जब मान लेता तो इस प्रभाव को प्रत्यक्ष प्रभाव कहते हैं। और प्रत्यक्ष प्रभाव की एक बड़ी एजम्पशंस को लेकर के कूरनोट ने अपना द्वयाधिकार सिद्धांत प्रतिपादित किया, जबकि चेम्बरलिन का अप्रत्यक्ष प्रभाव सिद्धांत चेम्बरलिन ने प्रस्तुत किया। ये बेसिक डिफरेंस आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि किस इफेक्ट की बात करते हैं। कूरनोट आपका प्रत्यक्ष प्रभाव का बात करता है और चेम्बरलिन प्रत्यक्ष प्रभाव को तो नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव पर ज्यादा फोकस करता है। दिस इज द बेसिक एजम्पशंस जो दोनों के सिद्धांतों में बाइफर्केशन करता है। क्लियर है? चलिए, अब कूरनोट मॉडल ने का मैं पूरा सिद्धांत प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। कूरनोट ने माना
कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में कूर्नो या कूर्नोट बोलते हैं, कूर्नो ने ये जो सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया 1838 में प्रतिपादित किया, और 1838 में जब प्रतिपादित किया तो इन्होंने द्वयाधिकार की समस्या को, यानी द्वयाधिकार का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में दो विक्रेता होते हैं, टू सेलर्स होते हैं, तो वो मार्केट में हाउ डिटरमाइन द प्राइस, मूल्य कितना निर्धारित करेंगे, एंड हाउ डिटरमाइन आउटपुट, उत्पादन कितना निर्धारित कर देंगे, इसकी स्ट्रेटजी पर इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया कि जब अर्थव्यवस्था में दो विक्रेता होते हैं तो वो मार्केट में कैसी स्ट्रेटजी बनाते हैं मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण का। ये इनका बेसिक्स है। अब चलिए हम इस सिद्धांत को और डीप चलते हैं। तो इस सिद्धांत में कुर्नोट ने माना कि मान लीजिए कोई खनिज जल का स्रोत है, मिनरल वाटर सोर्स जिसको कहते हैं, खनिज जल स्रोत है, ठीक है, खनिज जल स्रोत है जो हमें फ्री गिफ्ट में मिला है, ठीक है, फ्री गिफ्ट में मिला है। तो फ्री गिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए, देखिए जैसे आपका कहीं पर भी आप देखोगे झरना है और झरने से निकलने वाला जो पानी होता है वो फ्री गिफ्ट होगा, ठीक है, फ्री गिफ्ट मिला। अब मान लीजिए कि दो विक्रेता हैं, टू सेलर्स हैं, तो उसको बोतल पैकिंग करके झरने के पानी को आपने देखा होगा वाटर का नाम दे देते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई एक प्योर वाटर आपने नाम रख दिया, उस बोतल का नाम प्योर वाटर रख दिया, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा एंड कितनी मात्रा बेची जाएगी, इस पर इन्होंने डिस्कशन किया। अब यहां पर देखिए फ्री गिफ्ट है तो यानी उसकी कॉस्ट जीरो है, किसकी, वाटर कॉस्ट जीरो है, ठीक है, जब वाटर कॉस्ट जीरो है तो आपकी सीमांत लागत रेखा आधार अक्ष के ऊपर ही होगी, क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए आधार अक्ष को सीमांत लागत वक्र की संज्ञा दी जाएगी। दैट इज नोटेबल पॉइंट कि कूर्नोट के सिद्धांत में लागत कितनी है, तो लागत शून्य है, क्योंकि एजम्पशन कूर्नो ने माना था कि हमें खनिज जल का स्रोत फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर प्राप्त हुआ है, और कोई उत्पादक उस पर जाकर के कब्जा करता है, जब उस पर क्या कहता अधिकार जताता है तो उसे हमें फ्री में मिलता है, और जब फ्री में कोई उत्पाद आपको मिलता है तो उसको बाजार में किस प्रकार आप बेचोगे, इसकी स्ट्रेटजी को कूर्नोट ने अपने मॉडल के साथ सिद्धांत में, अपने मॉडल में रिप्रेजेंट किया। तो ये आज हम देखेंगे। तो कूर्नोट के सिद्धांत की बेसिक एजम्पशंस क्या हैं वो हम लोग आपके साथ क्रम वाइज डिस्कस करते हैं, एंड आप ये लोग केयरफुली इसको देखिएगा। पहला, कूर्नोट की मॉडल की सबसे पहली विशेषता आपकी जो है, हाँ, कूर्नोट मॉडल की सबसे पहली विशेषता है दो स्वतंत्र क्रेता होते हैं, दो स्वतंत्र क्रेता होते हैं, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट आपके पास, सॉरी, विक्रेता होते हैं, टू इंडिपेंडेंट विक्रेता होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे से दोनों का कोई मतलब नहीं है, ए बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये मान लीजिएगा। स्वतंत्र विक्रेता होते हैं, कोई इनमें म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, ये बात टेक्निकल वर्ड है, आपका इंडिपेंडेंट सेलर वर्ड यूज किया गया, अर्थात दोनों विक्रेता, जो ए विक्रेता एंड बी विक्रेता है, दोनों के बीच में कोई क्या होता म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, म्यूचुअल एक दूसरे से डिपेंड नहीं है, दूसरे को एक दूसरे को नहीं जानते, ये कह लीजिए, ठीक है। तो पहली एजम्पशन है दो स्वतंत्र विक्रेता हैं, दो विक्रेता होते तो हो सकता है वो आपस में एग्रीमेंट कर लें, एक चाचा हो सकता है, एक फूफा हो सकते हैं, दोनों लोग कह दे अरे तुम्हें देख लो भाई तुम भी परिवार के हो, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। दो स्वतंत्र विक्रेता हैं यानी दोनों की स्ट्रेटजी फ्री होंगी, दोनों की रणनीतियां फ्री होंगी, दोनों चाहेंगे कि मार्केट का सबसे ज्यादा पार्ट वो कैप्चर करके सेल्स करें, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन, वे एक समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं मतलब गुण तथा धर्म में वस्तु समान होगी, नो क्वालिटी एंड टेस्ट चेंज, समरूप होगी, परफेक्टली होमोजीनियस कमोडिटी का उत्पादन कर रहे हैं, और यहां पर आप झरने का पानी ले रहे हो और उस झरने का पानी को ये लोग सेल्स करने की बात करते हैं, तो पानी तो यहां समरूप है,
ठीक है, जो वाटर आपका ए प्रोड्यूसर के लिए होगा वही वाटर बी प्रोड्यूसर के लिए होगा। तो वाटर इज द कमोडिटी के रूप में यहां पे लिया गया, दैट इज होमोजीनियस, दोनों के लिए समरूप। ओके, नाउ थर्ड आपकी एजम्पशन है, तीसरी एजम्पशन है, कुल उत्पादन का पूर्ण विक्रय आवश्यक है। ठीक है, जितना ये प्रोडक्शन करेंगे उसको सेल्स करना अनिवार्य है, क्योंकि वस्तु विनाशशील है। ठीक है, विनाशशील है। ठीक है, वस्तु खराब हो जाने वाली है। अब आप ये लॉजिक मत लगाइएगा कि पानी खराब नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप ड्रिंकिंग वाटर को भी आप फिल्टर करके रख दीजिए, आपको देखिएगा वो खराब हो जाता है, पीलापन आ जाता है। तो इन्होंने जितना प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को ये लोग स्टोर नहीं करेंगे, बट इन्हें मार्केट में अनिवार्य रूप से बेचना ही बेचना है। चौथी एजम्पशन है, क्रेताओं की संख्या अधिक है। क्रेताओं की संख्या अधिक है। पांचवी एजम्पशन, प्रत्येक विक्रेता बाजार मांग का ज्ञान रखता है। प्रत्येक विक्रेता, ये नहीं दो विक्रेता हैं तो प्रत्येक विक्रेता बाजार मांग का ज्ञान रखेगा। बाजार में उनकी वस्तु की मांग कितनी होगी उसका ज्ञान रखेगा, ये आप याद रखिएगा। छठा एजम्पशन आपका होगा, उत्पादन की लागत को शून्य मान लिया गया। और मैं आपको बोल दूं कि प्रोड्यूसर की सप्लाई कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यू शुड बी अंडरस्टैंड, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि जो सप्लाई कर्व होती है किसी फर्म की, वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ही सप्लाई कर्व कहा जाता है। तो सप्लाई कर्व यहां पर क्योंकि लागत शून्य है, इसलिए आपका सप्लाई जो कॉस्ट है वो 0 है। सेवेंथ आपकी एजम्पशन हो जाती है, दोनों फर्में की लागतें समान है। दोनों फर्मों की लागतें समान है। जब वाटर जब झरना है, झरने से जो पैकिंग, बोतल की पैकिंग का चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, दोनों का सेम है। तो लागतें दोनों फर्मों की समान होंगी। भाई दोनों का काम, आपको बोतल पैकिंग करना, दोनों को ट्रक लाना है, दोनों को मार्केटिंग करना है, तो दोनों की लागतें लगभग समान हो जाएंगी। आठवां पॉइंट आपका हो जाता है, 8 पॉइंट हो जाता है कि वो प्रत्येक समय अवधि में बार बार अनुमान लगाता है, हर समय अनुमान लगाता है कि कितनी वस्तुओं को उसको विक्रय करना है। ठीक है, तो ये आपके पास 8 एजम्पशन हो जाती है। 9th एजम्पशन आपकी हो जाती है, 9th एजम्पशन हो जाती है, प्रत्येक उत्पादक प्रत्येक उत्पादक अपने प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी क्या है, ए का प्रतिद्वंदी बी है और बी का प्रतिद्वंदी ए है। एक ही तो, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो हुए। प्रत्येक उत्पादक यानी ए उत्पादक अपना प्रतिद्वंदी बी और बी उत्पादक अपना प्रतिद्वंदी ए की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। योजना की जानकारी नहीं रखते, यानी यहीं पर आपका प्रत्यक्ष प्रभाव वाली एजम्पशंस काम करने लगी है। ठीक है, ए नहीं जानता कि बी क्या स्ट्रेटजी बनाएगी, बी नहीं जानती कि ए क्या स्ट्रेटजी बना रही है अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो यानी प्रत्यक्ष प्रभाव को यहां पर 9 पॉइंट पे आपको डिनोट किया गया। 10th आपका एजम्पशन है, 10वीं एजम्पशन है, प्रत्येक विक्रेता अपनी पूर्ति को स्थिर मान लेता है। कि ये मान लेता है कि जो जैसे ए सेलर्स ने देखा कि बी बाजार में 200 बोतलें पानी बेच रहा, तो मान लेता है कि अब बी 200 से ज्यादा उत्पादन नहीं करेगा, ये स्थिर मानना कहलाता है। क्लियर है, तो ए अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा कि मुझे बाकी बची जो बी ने छोड़ा मार्केट उसको कैप्चर मैं करूं। ठीक है, तो प्रत्येक विक्रेता पूर्ति को स्थिर मान लेता है। आपका 12 पॉइंट हो जाता है। ठीक है, नई फर्में एंट्री नहीं करती, नो, आपका कोई नई न्यू फर्म है, नो न्यू फर्म एंट्री, कोई न्यू फर्म की एंट्री नहीं होती है। आपका 13 है, प्रत्येक विक्रेता का टारगेट टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। मतलब एम आर इक्वल टू एम सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं कि एवरी फर्म वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, मींस संतुलन जो आपका होगा वो एम आर इक्वल टू एम सी के आधार पर ही निर्धारित होगा। क्योंकि टोटल प्रॉफिट अगर आपका टारगेट है तो संतुलन की शर्त टोटल प्रॉफिट के अंतर्गत मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ये
तो इतनी मान्यताएं हैं, जस्ट आई एम रिपीटिंग विथ यू। ठीक है, दीज एजम्पशंस आप एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में कुरनोट ने माना कि दो स्वतंत्र विक्रेता होते हैं। स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि दोनों विक्रेता एक दूसरे से कोई म्यूचुअल संबंध नहीं रखते हैं, एक समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे समरूप वस्तु पानी है। प्रोडक्शन जो आपका होता है, जिस वस्तु का प्रोडक्शन होता है उसको बेचना अनिवार्य है, क्योंकि वस्तु को विनाशशील माना गया है। क्रेताओं की संख्या आपके पास अनंत है, ठीक है, असीमित है। प्रत्येक विक्रेता बाजार मांग वक्र का ज्ञान रखता है, कितनी मार्केट में उसके पानी की डिमांड है उसको पता है। सीमांत लागत शून्य है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उनको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है, फ्री गिफ्ट है आपका झरना मिला है। लागतें दोनों फर्मों की समान होती हैं, क्योंकि उनको जो भी कॉस्ट आएगी दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है। जो आपके समय के अनुसार वो लोग अनुमान लगाते हैं और उसके अनुसार स्ट्रेटजी बनाते हैं। 9th पॉइंट है, उत्पादक अपने प्रतिद्वंदियों की चाल के विषय में, स्ट्रेटजी के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष प्रभाव कार्य कर रहा है। पूर्ति जो होती है, ठीक है, ये कोई भी विक्रेता होता है वो पूर्ति दूसरे अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मानेगा, चाहे ए बी की मानेगा और बी ए की मानेगा। नो न्यू फर्म एंट्री, कोई नई फर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, और सभी दोनों फर्मों का उद्देश्य टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टारगेट होता है। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टारगेट होता है तो उसके परिणाम स्वरूप आपका संतुलन की शर्त MR=MC वर्क करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एजम्पशन है, दैट इज बेसिक एजम्पशंस। अब हम लोग मॉडल की तरफ चलते हैं, एंड मॉडल को आप केयरफुली देखिए। सबसे पहले ए फर्म बाजार में जाती है, सबसे पहले ए फर्म बाजार पे जाती है, ठीक है। और आपका मैं एक डायग्राम रेड से बना रहा हूं, और आप अपने दिमाग में आंसर रखिएगा और अपने आप ही आंसर दीजिएगा, और मेरे आंसर को सुनकर के आप देखिएगा कि क्या आपने जो आंसर दिया था वो सही था या गलत था। ये एक खनिज जल का मांग वक्र है, दैट इज डी। खनिज जल का मांग वक्र है डी, ठीक है। आपका लंब अक्ष दैट रिप्रेजेंटिंग प्राइस, मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, और आधार अक्ष जो रिप्रेजेंट करता है वो उत्पादन या आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे खनिज जल है। क्लियर है। सीमांत लागत शून्य है, इसलिए ये आधार अक्ष के ऊपर है, और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0, दैट इज क्या होता है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस पर लाइज हो रहा है। अब बताइए, जब ए फर्म बाजार में प्रवेश करता है, जब ए फर्म बाजार में प्रवेश करता है, अभी भी फर्म मार्केट में नहीं आई है, तो ए फर्म कैसे बिहेव करेगी? आपका आंसर होना चाहिए मोनोपोली की तरह। ए फर्म बाजार में प्रवेश की और उसने देखा कि बाजार में जल स्रोत है, और जल स्रोत क्या है, OD1 जल स्रोत है, जिससे OD1 मात्रा में आउटपुट प्राप्त हो सकता है, खनिज जल प्राप्त हो सकता है, जो आधार अक्ष में आप देख सकते हो कि OD1 जल स्रोत आपको प्राप्त हो सकता है। तो एक मोनोपोली फर्म बिकॉज ऑफ, क्योंकि दूसरी फर्म बी फर्म अभी इंटर बाजार में नहीं की, तो ए फर्म कैसे अपने आप को ट्रीट करेगी, एज मोनोपोली के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी, और बाजार मांग वक्र DD1 पर कहां पर मूल्य को निर्धारित करेगी। आपका आंसर क्या होगा? क्या वो इस मूल्य पर OP1 अधिकतम मूल्य लेगी, ठीक है, ताकि OQ1 कम मात्रा को बेचे? तो क्या वो OP1 प्राइस को लेगी? क्या वो आपका OP2 प्राइस को लेगी और उत्पादन OQ2 बेचेगी, या वो प्राइस को OP3 लेगी और उत्पादन आपका OQ3 बेचेगी? तो आपको अपने मन में एज्यूम करिए कि एज अ मोनोपोली ए फर्म P1 मूल्य पर बेचेगी, या P2 मूल्य पर बेचेगी, या P3 मूल्य पर बेचेगी। एक मोनोपोली फर्म किस मूल्य पर बेचेगी, ये आप विचार करिए। ए फर्म जब बाजार में एंट्री करता है और उसके पास अपने आप को एज अ मोनोपोली बिहेव करेगा, तो कौन सा मूल्य रखेगा? OP1 मूल्य रख करके ए बिंदु को संतुलन लेगा, कि OP2 मूल्य को निर्धारित करके बी बिंदु को संतुलन में लेगा, कि OP3 मूल्य को निर्धारित करके सी पॉइंट को इक्विलिब्रियम लेगा? आप बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? आप अगर एज्यूम कर रहे हैं कि ए
कि बी कि सी, आप एज्यूम कर लीजिए अपने आप। ठीक है, तो अब आपका आंसर जो होगा, अगर अगर कोई एकाधिकारी ओपी मूल्य को निर्धारित करती है तो संतुलन बिंदु ए पॉइंट रहेगा। जब संतुलन बिंदु ए पॉइंट रहेगा तो क्योंकि उसकी लागत शून्य है, तो इस प्रकार आपका जो चतुर्भुज होगा ओ P1 ए Q1, ये उनका लाभ हो जाएगा। तो देखिए ये लाभ की मात्रा है, आपका चतुर्भुज OQ1 AP1 ये लाभ होगा। लेकिन अगर मूल्य OP2 रखता है तो संतुलन बिंदु B प्राप्त होता है एंड OQ2 उत्पादन करता है। इस प्रकार अगर B पॉइंट पर संतुलन में है तो लाभ की मात्रा आपकी कितनी होगी? लाभ की मात्रा ये देखिए मैं शेडेड पार्ट के बराबर बता रहा हूं, ये शेडेड पार्ट के बराबर होगी, दैट इज OP2BQ2, यानी इतना लाभ होगा। और अगर फर्म P2 प्राइस रखती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका C पॉइंट हो जाता है एंड उत्पादन OQ3 हो जाता है, और इस प्रकार इसका लाभ का अमाउंट क्या हो जाता है? OP2CQ3 हो जाता है। तो ये एक प्रकार से लाभ मिलता है। तो आप देखिए दोनों डॉटेड लाइन को देखिए, यहां पर टोटल प्रॉफिट का मान ए पॉइंट पर टोटल प्रॉफिट का मान कम है ना? ये देखिए एरिया आप देखिए, ये चतुर्भुज का मान देखिए OQ1 ए P1 का मान आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपने ये देखा, मैं इसको कलरफुल कर देता हूं एंड इट्स कलर मैं कर देता हूं आपका लाइट ब्लू। चलो लाइट ब्लू मैं कर देता हूं, एक मिनट, हाँ ये आपका मैंने येलो कलर कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपका येलो कलर कर दिया। अगर आपका संतुलन बिंदु ए है तो आपको ये जहां पे मैंने कलरफुल कर दिया, ये कलरफुल के बराबर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या ये प्रॉफिट का मान कम नहीं है इन द रेस्पेक्ट ऑफ बी पॉइंट? एंड सी पॉइंट पर अगर आप संतुलन में हो तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? मैं आपको इससे कलरफुल दिखाता हूं। ये आपका पोर्शन जो होगा ये टोटल प्रॉफिट का पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा, और ये टोटल प्रॉफिट का जो आपका पोर्शन होगा, ये टोटल प्रॉफिट का पोर्शन आप देखिए बी पॉइंट की अपेक्षा जो चतुर्भुज आपके पास एक स्ट्रॉन्ग चतुर्भुज जो शेडेड पार्ट में बना है उसकी अपेक्षा कम है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आप बहुत केयरफुली अब सुनिएगा। रिजल्ट ये निकला कि अब आपका याद रखना, एक मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इन द रेस्पेक्ट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली की एक विशेषता और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, कि अगर एक फर्म मोनोपोली के रूप में वर्क करती है, एक फर्म एज आ मोनोपोली बाजार में एंट्री करती है, जैसे कि यहां पर ए फर्म बाजार में एंट्री करती है, तो कुल मांग की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करेगी। कुल मांग क्या है? OD1 है, इसकी आधी मात्रा क्या है? OQ1, या कुल मूल्य का आधा मूल्य, आपका D1 था, इसका आधा OD का आधा आपका OP1 प्राइस को रख करके कोई भी एकाधिकारी फर्म कुल मांग की आधी मात्रा या कुल मूल्य का आधा करके अपने लाभ को अधिकतम करेगा। अगर कोई मोनोपोली इस तरह का बिहेवियर दिखाता है तो कहते हैं कि वह विवेक क्या है, आपकी मान्यता को पालन कर रहा, विवेकपूर्ण उसका व्यवहार है। तो एक मोनोपोली फर्म सदैव, ये याद रखिएगा नोटेबल पॉइंट है, सदैव अपने कुल उत्पादन की आधी मात्रा को बेचेगा, तब उसका लाभ अधिकतम होगा, या कुल मूल्य का OD कुल मूल्य का आधा मूल्य बेचेगा तो उसका कुल लाभ अधिकतम होगा। इस प्रकार एक मोनोपोली ए फर्म जब एंट्री करेगी तो अपने वस्तु का मूल्य OP1 रखेगी तथा उत्पादन की मात्रा OQ1 रखेगी, और इस प्रकार ए संतुलन बिंदु पर वो रहेगी, ना कि बी पर, ना कि सी पर। क्लियर हो गया कि एक फर्म जो होती है वो आधी मात्रा को ही क्यों बेचती है? तो ये शायद आंसर आपको प्राप्त हो गया होगा। तो मोनोपोली फर्म का ये बिहेवियर होता है कि टोटल बाजार प्राइस जो आपका जो कॉस्ट है उसका आधी मात्रा को रख देगा, तो वास्तव में उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, या बाजार की कुल मात्रा की आधी मात्रा को बेच करके, कुल मात्रा की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करता है। यहीं पर एक मोनोपोली संतुलन में होता है, और यह संतुलन आप याद रखिएगा।
क्लियर है? चलो अब देखो, यहां पर मैं अब संतुलन निर्धारित करने जा रहा हूं। मैंने मोनोपोली का बिहेवियर आपको ऊपर टेस्ट किया, मोनोपोली कहां पर मूल्य रखता है यह भी मैंने आपके साथ टेस्ट किया। अब मैं टेस्ट करूंगा कि मान लीजिए ए फर्म बाजार में प्रवेश करती है और ए पहली बार पहाड़ में देखती है कोई झरना है, ठीक है। ए ने पहाड़ में देखा झरना है और उसकी डिमांड रेखा क्या है, ओ डी वन है। ये पहली बार देखा और उसका बाजार में देखा कि क्या कितना है मांग, डी वन मांग है। क्लियर है? डी वन मांग है। तो अब वो ए फर्म क्या करेगा, ए फर्म बिहेव कैसे करेगा, एज अ मोनोपोली बिहेव करेगा। ए फर्म बिहेविंग एज अ मोनोपोली फर्म, और ये मोनोपोली फर्म की तरह बिहेव करेगा। और मोनोपोली फर्म की अभी मैंने विशेषता बताई थी कि वो आधी मात्रा को बेच करके अपनी लाभ को अधिकतम करना है। तो आपने सिद्धांत पढ़ा था कि मांग वक्र को आप एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हो। आपने सिद्धांत पढ़ा है कि यही आपका मांग वक्र जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है। चलिए इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एक एमआर कर्व ड्रा करते हैं, ठीक है। तो डी वन जो आपका मांग वक्र है, इसके आधार पर ए फर्म के लिए, ए फर्म के संतुलन के लिए एमआर कर्व ड्रा करते हैं। क्योंकि लागत शून्य होने के कारण ये जो आधार अक्ष है यही सीमांत लागत को रिप्रेजेंट करता है, जो आधार अक्ष पर है, और सीमांत लागत का मान शून्य है क्योंकि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है। तो चलो एमआर हमने पाया। तो एमआर, अब देखो ये आपकी एमआर रेखा है और एमआर आपके पास यहां पर आ जाता है। कहां पर आपका पॉइंट, इसको इसको रुको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं, ठीक है। ये आपका एमआर रेखा है, एमआर कर्व है, और आपका ये जो संतुलन बिंदु है ये ई पॉइंट होगा। अब आप कहोगे ये संतुलन बिंदु क्यों ई होगा, क्योंकि एमआर रेखा और एमसी रेखा को एक दूसरे को कट कर रही है। आप देखिए ऊपर से एमआर रेखा आ रही है और यहां पर एमसी रेखा आधार अक्ष है, तो ई ये पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई पॉइंट पर संतुलन में लाभ अधिकतम में एमआर इक्वल टू एमसी होती है। अतः एक ए फर्म जो एज अ मोनोपोली बिहेव कर रही है वो ई पॉइंट पर संतुलन में होगी और फर्म ओ ई वस्तुओं का उत्पादन करेगी। कितना उत्पादन करेगी, एक बात तो पता चल गई कि ओ ई आउटपुट होगा, उस फर्म का उत्पादन होगा। चलो ये बात तो पता चल गई क्योंकि एम आर इक्वल टू एम सी है। चलो अब इससे हम ऊपर की ओर लंब खींचते हैं क्योंकि नीचे और जब कॉस्ट जीरो हो तो उत्पादन तो मुझे पता चल गया। चलो ऊपर जब मैंने लाइन खींचा तो वो मूल्य रेखा को कट कर रहा है ए पॉइंट पर, ठीक है। मूल्य रेखा को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, अर्थात ई ए, और इसको अगर हम लंब से मिला दें तो इसका नाम दे देते हैं ओपी, यानी ई ए और ओपी क्या होगा, प्राइस होगा। क्लियर है कि नहीं, आधार अच्छे आप मिला तो इस प्रकार फर्म क्योंकि लागत शून्य है तो ओ पी ए ई चतुर्भुज ओ पी ई ए फर्म का टोटल प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि लागत शून्य है तो वो क्या करेगा, कुल उत्पादन OD1 की आधी मात्रा ओ ई मात्रा बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करेगी। यानी यहां पर आउटपुट में मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि आपका जो ओ ई है दैट इज हाफ ऑफ OD1 ना, क्योंकि यह सिद्धांत हमने देखा कि मोनोपोली क्या करते हैं, कुल मांग की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करता है। तो हेंस ओपी विल बी प्राइस एंड ओ ई विल बी आपका आउटपुट एंड ओपी आपका रेक्टेंगल ओपी ए ई विल बी टोटल प्रॉफिट। और ए फर्म सुकून से आराम से काम कर रहा है। क्लियर है, आप ए फर्म इस आराम से वर्क कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। अब बी फर्म का एंट्री होती है। अब बी फर्म आया और बी फर्म ने मार्केट में प्रवेश किया।
ठीक है, बी फर्म एंट्री करता है और देखता क्या है कि ए फर्म ने बी फर्म प्रवेश किया और उसने देखा कि ए फर्म ने ओ ई मात्रा का उत्पादन किया है और उसका रेट उसने रखा है ओपी और आपका बाजार जो है ई डी1 मात्रा छूट गई है, अभी ये बिक्री नहीं हो रही है, अर्थात ए डी1 मांग वक्र की बिक्री अभी बाकी है और फर्म ए ने डी और ए मांग वक्र पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो बी फर्म प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत सोचती क्या है कि क्यों ना चलो बाकी बची मांग ए डी1 को मैं बेच करके अपने लाभ को अधिकतम कर लूं। अब लगता है ए कोई अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन नहीं करेगा। ओके, तो यहां पर प्रत्यक्ष प्रभाव काम करता है। बी फर्म क्या करती है, बाकी बची मांग ए डी1, कौन सी मांग उसको दिखाई पड़ी, वो आया और ए डी1 उसने मांग देखा, ये मांग दिखाई पड़ी। ठीक है, या आप कह सकते हो ई, एक मिनट, आपको मांग दिखाई पड़ी क्या, हाँ, उसको मांग क्या दिखाई पड़ी, ई डी1 मांग दिखाई पड़ी। अब इसको वो बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है बी फर्म। अब बी फर्म इसके लिए मोनोपोली हो गया कि चलो, जब इसने मान लिया कि ए फर्म अब कोई रिएक्शन नहीं करेगी तो ये बाकी बची मात्रा की लाभ आधी मात्रा को बेच करके लाभ अधिकतम करेगा और बी फर्म क्या करेगी, वो अपनी एमआर रेखा को ड्रा की, कौन से मांग वक्र के आधार पर, ए डी1 मांग वक्र के आधार पर। ए डी1 मांग वक्र के आधार पर बी फर्म अपनी एमआर रेखा ड्रा करती है और उसे ये रेड कलर की एमआर रेखा उस फर्म की मिलती है, किस फर्म की है, आपकी ई1, ए ई1 आपका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी फर्म है, बी फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, अब सीमांत लागत शून्य है, जब सीमांत लागत शून्य है और आपका एमआर ऊपर से गिर रहा है तो ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है और ई पॉइंट आपका ई1 पॉइंट क्या हो जाएगा, MR1, इसको आप नाम रख दो, MR1 इक्वल टू MC हो जाएगा। ये संतुलन की शर्त पूरी कर रहा है। तो आपका बी फर्म जो एंट्री करेगी वो कितना उत्पादन करेगी, ई1। तो बी फर्म कितना उत्पादन करेगी, ई1, और इसका मूल्य कितना रखेगी, इसका मूल्य ई, अब इसका नाम रख देते हैं बी, ईबी मूल्य रखेगी, इसका मूल्य ये ई1 आउटपुट होगा एंड ई1 बी जो आपका होगा वो प्राइस होगा, इसको लंबच्छ से मिला दो तो प्राइस कितना होगा, OP1। तो ई1 बी या OP1 आपका प्राइस होगा। और इस प्रकार आप यहां पर एक काम करो, सी पॉइंट रख लो। तो इस प्रकार जो बी फर्म होगी वो कुछ इतना पार्ट प्रॉफिट के रूप में लोगा, जो मैं शेडेड पार्ट बना रहा हूं ये बी फर्म का प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो ई1 मात्रा को वो बेचती है, किस मूल्य पर, ई1 बी मूल्य पर बेचती है। और आपने देखा होगा, मैं इधर शेडेड पार्ट से आपको बना रहा हूं इसका, हाँ, ये आपका शेडेड पार्ट है किसका, ए फर्म का। तो ए फर्म का ये प्रॉफिट है जो आपका हाईलाइट मैंने किया है, और तथा बी फर्म का जो आपका ये छोटा चतुर्भुज आपका बनता है ये प्रॉफिट है। इस प्रकार क्या करता है कि ए फर्म क्या करता है, बाजार मूल्य का आधी मात्रा तथा बी फर्म बाजार मूल्य की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करता है। अब ए चिंतित हो जाता है। ठीक है, अब फिर से ए क्या करेगा, जब बी एंट्री करेगा और बी फर्म का आप बिहेवियर ये देखो कि बी फर्म ने जो प्राइस रखा है वो ए फर्म के प्राइस से आधा है। ए फर्म का प्राइस क्या है, ओपी है, तथा बी फर्म का प्राइस कितना है, OP1 है। तो ऑटोमेटिक है ए के ग्राहक टूट करके कहां जाएंगे, बी फर्म के पास जाएंगे। तो ए फर्म पुनः रिवीजन करता है और पूरा अपनी स्ट्रेटजी को बनाता है और वो सोचता है कि अब बी फर्म जो 1/4 का, देखो यहां उत्पादन कर रहे हैं ना, ई1 क्या है, 1/4 है। ठीक है, देखो पहले टोटल का आधा, फिर आधा का आधा, मतलब 1/4 है। चलो कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि इतना बी उत्पादन करता है, कितना,
E1 D के बराबर उत्पादन करता है। कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं क्योंकि ये भी 1/4 है ना, क्योंकि मैं अब स्ट्रेटजी को अच्छे से समझा पाऊंगा। तो कुछ देर के लिए B जो उत्पादन करता है इस पोर्शन में करता है और इतना पोर्शन जो है ये छूट जाता है और इसमें A पुनः अपनी स्ट्रेटजी को बनाता है OE1 बाजार के लिए। OE1 बाजार के लिए पुनः स्ट्रेटजी बनाता है। चलो एक बार रिवीजन मैं करता हूं फटाक से। ए बाजार में एंट्री करता है, बाजार मंग वक्र उसे कुछ D1 दिखाई पड़ती है, क्लियर है। ए MR रेखा को ड्रा करता है, क्योंकि सीमांत लागत शून्य है तो यह आपका MR1 हो जाता है, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट शून्य हो जाती है, क्लियर है। इस प्रकार संतुलन बिंदु E प्राप्त होता है, क्योंकि MR इक्वल टू MC है। अतः फर्म क्या करेगी, OE का उत्पादन करेगी और उसका मूल्य कितना रखेगी, A पॉइंट पर संतुलन रहेगा तथा उसका मूल्य OP रखेगी। ए फर्म ने यह बिहेवियर अपनाया। बी फर्म क्या करेगी, बाकी बची हुई मांग AD1 की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करेगी और उसने बी फर्म ने अपना मूल्य रेखा खींचा और अपना मूल्य रेखा खींचा और नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये MR2 रेखा होती है, मार्जिनल रेवेन्यू 2 होती है। E1 पॉइंट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वेयर MR इक्वल टू MC होता है। इस लाइन को हम ऊपर बढ़ा देते हैं तो ये आपका मूल्य हो जाता है E1, ए आपका प्राइस हो जाता है। इसको लंब अक्ष से मिलाते हैं तो आपका बी फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य OP1 हो जाता है। अब ए फर्म के ग्राहक बी फर्म के पास जाने लगते हैं और बी फर्म 1/4 बेचती है, तो इसलिए हमने कुछ देर के लिए 1/4 पोर्शन इधर का मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करेगी, ए फर्म फिर से प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत क्या करेगी, पूरी बाजार मांग यानी OE1, आपका OE1 की आधी मात्रा को बेचेगी। मैंने बोला क्या कि मोनोपोली फर्म पूरी बाजार की आधी मात्रा को बेच करके लाभ कमाएगी। अब बी आया, बी ने इस पोर्शन को कब्जा कर लिया, 1/4 पोर्शन को कब्जा कर लिया, 1/4 पोर्शन को कब्जा कर लिया और आपका ए अपनी स्ट्रेटजी को पुनः चेंज कर रहा है ताकि मार्केट को ऑप्टिमाइजेशन कर सके। अब मूल्य की बात हम नहीं करेंगे, केवल मात्रा डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलो मात्रा डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो ए फर्म अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करेगा। ए फर्म अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करता है, ठीक है, और वो OE1 कहां पर, OE1 बाजार मांग वक्र की आधी मात्रा को बेच करके, ठीक है, अपने लाभ को अधिकतम करता है। तो चलिए अब OE1 की आधी मात्रा पे इसने उत्पादन घटा करके OE से घटा करके कितना कर दिया, E2 कर दिया, ठीक है। उत्पादन ए ने घटाया, ठीक है, और जब उत्पादन घटाएगा तो ऑटोमेटिक मूल्य घटेगा, क्लियर है। जब उत्पादन घटाया और उसके परिणाम स्वरूप अब बी ये देखता है कि ए ने स्ट्रेटजी परिवर्तन किया, तो बी अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करता है और वो अब नया जो बाजार है E2D1, क्योंकि इतना बाजार ओपन हो गया और E2E बाजार किसने छोड़ दिया ए ने, तो ये रिवाइज करेगा बी और वो E2D1 की आधी मात्रा को बेच करके लाभ को अधिकतम करेगा। कितना, E2D1 मात्रा को आधी मात्रा को बेच करके लाभ को अधिकतम करेगा। तो बी फर्म E2D1 मात्रा की आधी मात्रा को, ये मांग की आधी मात्रा को बेच करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करेगा और आधी मात्रा कहां पर आ जाती है, E3 आ जाती है। देखिए तो बी फर्म जो था 1/4 बेच रहा था, बी फर्म ने अपना बाजार बढ़ाया और ए फर्म आप देख रहे हो कि बाजार घटाना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये बी का उत्पादन कितना हो जाता है, D1E2 हो जाता है। D1E2 यानी बी फर्म का उत्पादन बढ़ता है और ए फर्म का उत्पादन घटता है और ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब तक चलता रहता है, ठीक है। ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। ये ए अपना लगातार उत्पादन कम करता जाएगा, बी उत्पादन बढ़ाता जाएगा, जब तक कि ए फर्म 1/3 उत्पादन ना करने लगे। 1/2 जो प्रारंभ में था घट करके 1/3 हो जाता है। जो 50% बाजार का उत्पादन करता है वो लास्ट में इसका 33
0.33 हो जाता है, और बी जो 1/4 से बाजार को कैप्चर करता है और इसका उत्पादन बढ़ते बढ़ते 1/3 हो जाता है, यानी 25% से इसका बाजार बढ़ करके 1/3 के बराबर हो जाता है। ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते जाते हैं, इसका बाजार कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, ए का बाजार कंटिन्यू घटता जाएगा, और अंत में क्या होगा, इस प्रकार अंत में ये रिएक्शन बाय रिएक्शन चलता जाएगा, और अंत में एक ऐसा मूल्य आएगा जहां पर दोनों 1/3 और 1/3 बाजार को आपस में डिवाइड कर लेंगे और वहीं पर रिएक्शन समाप्त हो जाएगा, तथा 1/3 बाजार को ए फर्म बेचेगी, 1/3 बाजार को बी फर्म बेचेगी, और 1/3 बाजार मार्केट में छूट जाएगी, और इस प्रकार दोनों फर्में आपस में मिलकर के 2/3 बाजार का उत्पादन करेंगी, तथा 1/3 ओलिगोपोली के अंतर्गत, डिओपोली के अंतर्गत बाजार छूट जाएगा। तो इस प्रकार लगातार ए बाजार में प्रतिक्रिया करते हुए अपने मार्केट को समेटता चला जाता है, और बी लगातार बाजार को बढ़ाता चला जाता है, जब तक ये रिएक्शन चलता रहता है, जब तक कि संतुलन मूल्य या संतुलन बिंदु पर न आ जाए। तो इस प्रकार जो रिएक्शन है, आपका रिएक्शन है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, और कूर्नोट संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं, और कूर्नोट संतुलन बिंदु वो संतुलन बिंदु होता है जहां पर ए बाजार की 1/3 मात्रा यानी 33% तथा बी बाजार की 1/3 मात्रा अर्थात 33% बेचने लगता है। इस प्रकार कुल बाजार का दोनों मिलकर के 1/3 मात्रा को बेचने लगते हैं, और शेष 1/3 बाजार, आपका 2/3 बाजार ये लोग बेचने लगते हैं दोनों मिलकर के, और शेष बाजार छूट जाता है। तो ये है कूर्नो का द्वयाधिकार संतुलन मॉडल, और कूर्नो ने द्वयाधिकार संतुलन मॉडल के अंतर्गत ये डिफाइन किया कि इकोनॉमी में जब ए प्रवेश करता है तो मोनोपोली की तरह बिहेव करता है, और वो कुल बाजार की 50% मात्रा पे कैप्चर करता है और ऊंचा मूल्य रखता है। लेकिन जब बी बाजार में प्रवेश करता है तो बाकी बची मात्रा की क्या होता है, आधी मात्रा को बेचता है, जो 25% उसे प्राप्त होती है, लेकिन बी वस्तु का मूल्य कम होने के कारण ए के ग्राहक बी के पास जाने लगते हैं, और बी ए बाजार को कम करने लगता है, मूल्य को कम करने लगता है, बी बाजार में मूल्य को बढ़ाने लगता है तथा बाजार को ज्यादा कैप्चर करने लगता है, और ये रिएक्शन अनंत चलता रहता, कंटिन्यू चलता रहता, तब तक चलता रहता है जब तक कि ए का बाजार घट करके 1/3 न हो जाए, तथा बी का बाजार बढ़ करके जो 25% था 33% न हो जाए, अर्थात दोनों मिलकर के 67% बाजार का उत्पादन करते हैं, तथा 33% बाजार छूट जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कूर्नोट सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो ये आज आपका मॉडल था। अब आपका हम लोग प्रश्न उत्तर सेशन रख रहे हैं।